Okay, good afternoon to all of you. So we are going to start lecture number second of unit 3. Am I audible to all? Yes, sir. Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का हमने कल बेसिक समझा था, इंट्रोडक्शन समझा था। सो वी आर गोइंग थ्रू इनसाइड द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। द फर्स्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज VCRS, विच इज़ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन जिस पे काम करता है वो है VCRS। द शॉर्ट फॉर्म इज़ VCRS। तो इसमें इसका जो फुल फॉर्म देख रहे हैं आप लोग, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो कंप्रेशन, इसका मतलब कंप्रेशर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आपको भी पता होगा, फ्रिज हो या एसी हो, उसमें कंप्रेशर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट होता है। अगर वो ख़राब है तो इसका मतलब हम कोशिश करते हैं कि पूरा जो सिस्टम है वही रिप्लेस करें, ना कि कंप्रेशर चेंज करें। ठीक है। तो वेपर को कंप्रेस करना है या फिर वेपर कंप्रेस्ड फॉर्म में आपको हीट को बाहर निकालेगी। तो रेफ्रिजरेशन का मेनली काम क्या है, एक बार समझेंगे। सपोज मैंने किसी एक कूलिंग पोजीशन पे, कूलिंग लोकेशन पे हमें एप्पल को कूल करना है। ठीक है, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर रखना है ताकि ये प्रिजर्व हो सके। तो मैं क्या करूँगा, इसके चारों तरफ ऐसा इन्वायरमेंट सेट करूँगा, और इस इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए हमें एक रेफ्रिजरेंट चाहिए। तो रेफ्रिजरेंट को मैंने इसमें फ्लो करवाया होगा। तो एप्पल से यहाँ से हीट बाहर निकलेगी और इस रेफ्रिजरेंट के पास जाएगी। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर माइनस में है, या फिर लो टेम्परेचर है, बहुत ही लो टेम्परेचर है। तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस है। तो एप्पल से हीट बाहर निकलेगी, क्योंकि एप्पल 25 डिग्री सेल्सियस पे था। तो इससे हीट अपने आप नेचुरली सप्लाई हो जाएगी कहाँ तक? रेफ्रिजरेंट तक। फिर ये रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इसने हीट ले लिया है, ठीक है, हीट ले लिया है, लेकिन हीट लेने के बाद इसके पास टेम्परेचर अभी भी वही है, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट से, इस रेफ्रिजरेंट का, तभी ये हीट को ट्रांसफ़र कर पाएगा इन्वायरमेंट में। एप्पल का जो हीट है, एप्पल का जो टेम्परेचर हमने कम किया है, वो कम इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना हीट दे दिया। किसको दिया है? रेफ्रिजरेंट को। तो रेफ्रिजरेंट ने हीट लेके गया, लेकिन उसका खुद का टेम्परेचर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो इन्वायरमेंट में दे सके। आपको पता है हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करता है? लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ही हीट ट्रांसफ़र होता है नेचुरली। तो अगर मुझे जो रेफ्रिजरेंट है उसने, उसके पास हीट है, लेकिन उसका खुद का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है कि वो 25 डिग्री सेल्सियस के इन्वायरमेंट में अपने हीट को बाहर कर सके। लो से हाई में नहीं हो सकता। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। हीट नेचुरली कैसे फ्लो होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है? रेफ्रिजरेंट ने हीट तो ले लिया, लेकिन उसका खुद का टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ कि वो इन्वायरमेंट में अपनी हीट को बाहर एग्जिट आउट कर सके। तो बीच में हमें कुछ ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जो इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ा दे। तो इसके लिए हमने लगाया कंप्रेशर। ठीक है। तो कंप्रेशर ही इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास कर देगा, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट को बाहर निकाल देगा इन द कंडेंसर। ठीक है। तो ये VCRS में यही हो रहा है। जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स हैं वो इसी पे काम करते हैं। तो मैंने इसका पहले तो फ्रिज का लाइन डायग्राम बनाया है, सबको दिख रहा होगा। सो द डेफिनेशन इज a vapor compression refrigeration system is a mechanical refrigeration cycle
that operates using refrigerant circulating in the closed loop. Closed system. Mass is not going to cross the boundary, only the energy. The refrigerant undergoes phase change, liquid से vapor, vapor से liquid, दोनों में होगा, through 4 main process. पहला compression, second condensation, third is expansion and fourth is evaporation. 4 मेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस फ्रिज की बात करूं तो अंदर, फ्रिज के अंदर वाला जो कंपोनेंट है वो है इवेपोरेटर, ठीक है। इवेपोरेटर से जब बाहर निकलेगा रेफ्रिजरेंट, कैसे निकलेगा, इस एप्पल से इसने हीट ले लिया और वो रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा है। बाहर निकलते निकलते देखेंगे आप जाके ये किस में जा रहा है, कंप्रेशर में। कंप्रेशर में आप देखेंगे स्टार्टिंग में इनलेट पे इसका डायमीटर ज़्यादा है, बाद में इसका डायमीटर कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब कंप्रेस होता जा रहा है, वॉल्यूम इसका कम होता जा रहा है। तो कंप्रेस होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने के बाद रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ा और फ्रिज के पीछे आप देखेंगे ऐसे ग्रिल्स बनी होंगी, ये पाइप्स बनी होंगी, इसको बोलते हैं कंडेंसर पाइप्स, कंडेंसर ट्यूब्स। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने इसको बहुत ही जिगजैग शेप में बनाया ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और हीट बाहर निकलता जाए, क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो हीट बाहर निकल जाएगा, ठीक है, QC। उसके बाद ये बाहर निकला और ये देखिए वापस जा रहा है किसमें, कैपिलरी ट्यूब। ये बहुत ही पतली, बहुत ही कम डायामीटर वाली एक ट्यूब होती है जिसमें से हम किसी रेफ्रिजरेंट को अगर पास कराएं तो वो एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होने से उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और वापस वो इवेपोरेटर में जाता है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से उसके पास फिर से रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी आ जाती है, कूल करने की, दूसरे सिस्टम को कूल करने की कैपेसिटी आ जाती है और ये साइकिल लगातार चलता जाता है। तो ये होता है फ्रिज में कैसे काम हो रहा है। जो मेन कंपोनेंट है उसको हम समझेंगे वन बाय वन कि एक के बाद दूसरे के बाद स्टेप वाइज कौन कौन कंपोनेंट्स आते जा रहे हैं। तो कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ द VCRS, आई थिंक सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. कॉन्सेप्ट Yes, यहाँ पे sir. वही है, क्लॉसियस सिस्टम लगेगा, क्लॉसियस लॉ, क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो भी आप बोल सकते हो। क्लॉसियस स्टेटमेंट वही है कि आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट ये तभी हो सकता है जब आप इस पर एक वर्क डन करो, वर्क कंज्यूम करो, आप वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होना चाहिए। वर्क करोगे तो ये पॉसिबल है, इसके ऊपर वर्क करोगे तो पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ VCRS। द फर्स्ट कंपोनेंट इज इवेपोरेटर। यहाँ पे मैं पहला कंपोनेंट मान लो कंप्रेसर है, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद इवेपोरेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्पल है, एप्पल रखा आपने फ्रिज में, फ्रिज के अंदर जो कंपोनेंट है वो होता है इवेपोरेटर। तो इवेपोरेटर से फ्रिज में हीट चली गई, कहाँ से, एप्पल से इवेपोरेटर में, तो इसको बोला हमने QE, ठीक है। उसके बाद हीट लेके रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ गया, पहला पोजीशन ये है 1, ठीक है। इसके बाद बाहर निकला रेफ्रिजरेंट और कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर में जाते ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और प्रेशर भी इंक्रीज हुआ कंप्रेशन में, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कि इवेपोरेटर में जो टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस है, फ्रिज की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। कितना बढ़ा दिया ये आपने कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट आगे गया, हीट उसके पास है, कौन सी हीट, जो हीट लेके जा रहा था इवेपोरेटर से, ये हीट गया अंदर और यहाँ पे कुछ लॉसेस हो गई हीट में से, और जब कंडेंसर में गया तो बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, और आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया था बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ये था 45, तो 45 से 25 पे हीट बाहर निकल जाएगी। कुछ लॉसेस होने के बाद बची हुई हीट है QC, वो हीट बाहर निकल जाएगी फ्रॉम द कंडेंसर। आप फ्रिज के पीछे आप देखेंगे वहाँ पे जो एयर है वो थोड़ा सा वार्म होता है, हॉट होता है, ठीक है। इसीलिए फ्रिज को ऐसी जगह पे नहीं रखा जाता जहाँ पे एकदम क्लोज हो जाए, एकदम बंद हो जाए, एकदम कहीं हीट जो एयर है वो बाहर निकलने की मतलब कोई जगह ना हो, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा, अगर बढ़ने लगा क्योंकि आपने एकदम एक्यूमुलेटेड जगह पे रख दिया इसको, फ्रिज को पीछे से, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अगर ये टेम्परेचर
45 हो गया, तो पहले से ही रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 45 है, हीट बाहर निकाल ही नहीं पाएगा, तो हीट अंदर ही रह जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट फ्लेमेबल हो सकता है एट हाई टेम्परेचर, तो जैसे ही फ्लेमेबल होता है पूरी ब्लास्ट हो जाती है, फायर हो जाता है, फायर लग जाता है। जो आपने कभी सुना होगा कि एसी में आग लग गई, ये इसीलिए होता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उस एसी के कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा है, वो बाहर निकाल ही नहीं पा रहा हीट को। ठीक है, तो बैकफ्लो होता है हीट का। एंड देन रेफ्रिजरेंट अपना हीट बाहर निकाल दिया, बट उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ, तो हमने क्या यूज़ किया है, एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस जैसे से पास होगा रेफ्रिजरेंट, वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, कंडेंसर में प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि फेस चेंज में प्रेशर कांस्टेंट होता है। फेस चेंज में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। फेस चेंज में प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया हमने कंप्रेसर से, और एक्सपेंशन से वही उल्टा काम कर दिया, हमने डिक्रीज कर दिया, जो कि वापस इवेपोरेटर में आके टेम्परेचर उसका फिर से -5 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये साइकिल चलती जाएगी। तो कंपोनेंट आप ध्यान से सुनिए, कंपोनेंट क्या क्या है। पहले है सबसे पहले कंप्रेसर, देन कंडेंसर, देन एक्सपेंशन वाल्व, एंड देन इवेपोरेटर। प्रोसेस क्या है, पहले है कंप्रेशन, सेकेंड है कंडेंसेशन, थर्ड है एक्सपेंशन, फोर्थ है इवेपोरेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब किस टाइप की प्रोसेस है, ये हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस में अभी देखेंगे। तो कंप्रेसर का काम क्या है, प्रेशर को और टेम्परेचर को राइज करना। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसका लोकेशन आप समझ पा रहे हो कि कहाँ पर है, बिफोर द कंडेंसर। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द साइकिल बिफोर द कंडेंसर। ये कई टाइप की होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग टाइप की भी होती हैं, रोटरी टाइप की होती है, स्क्रॉल टाइप की होती है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और ऑल्सो कॉमनली यूज। कंडेंसर, कंडेंसर में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, बट टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट मोस्टली। बट थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर ऐसे नहीं कांस्टेंट बोल सकते, डायरेक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट तो होता है, लेकिन मोस्ट 90% टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बट एक टाइम पे ऐसा होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हीट को वो बाहर निकाला है, तो अचानक से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर थोड़े टाइम, बहुत सारे टाइम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट भी रहता है, फेस चेंज होता है उसके बाद। ठीक है, अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि एक वाटर है, वाटर 105 डिग्री सेल्सियस पे, तो किस फॉर्म में होगा ये, वेपर या लिक्विड, वेपर। बताइए, वेपर या लिक्विड में होगा, वेपर में सर। वेपर। वेपर में होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसका टेम्परेचर, इसका जो हीट है वो बाहर निकालते जा रहे हो, तो धीरे धीरे ये 104 पे आएगा, फिर 103 पे होगा, फिर 102 पे होगा, फिर 101 पे होगा, फिर 100 पे होगा। ठीक है, ये पूरे टेम्परेचर पे ये किस में होगा, वेपर में या लिक्विड में, बताइए। इसका कंडेंसेशन हो रहा है, आप इसका हीट बाहर निकाल रहे हो, अभी भी ये किस में, किस फॉर्म में है, वेपर या लिक्विड, वेपर। अभी भी वेपर में है। यहाँ पे 100 पे भी ये वेपर में है, अभी 100 का लिक्विड होगा, और आप हीट इसमें से निकालोगे, तो इस समय टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया ना, हीट निकाला लेकिन टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं फेस चेंज। फेस चेंज के टाइम पे क्या होगा, प्रेशर इज ऑल्सो कांस्टेंट, टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट। बट अगर टेम्परेचर पहले से उसका ज़्यादा है, तो पहले तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब आप हीट को निकालते जाओगे, तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इसमें हमेशा ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब फेस चेंज होगा उस समय ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आएगा। लोकेशन क्या है, आफ्टर द कंप्रेशन एंड बिफोर द एक्सपेंशन डिवाइस, ये आप लिख सकते हो। एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। इवेपोरेटर, इवेपोरेटर में क्या होगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, ध्यान रखेंगे। सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसको हम लोग समझते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में भी वही सेम डायग्राम आप बनाओगे, 4 कंपोनेंट होंगे। आप देख पा रहे हो कि कंपोनेंट कैसा है, कैसे बनाना है आपको। एक्सपेंशन डिवाइस, ये 2 डेल्टा बनानी है। इवेपोरेटर में ट्यूब्स को ऐसे जिगजैग शेप में और
कंडेंसर में भी ये जिग शेप में ही बनाना होगा आपको। और कंप्रेसर कैसा होगा, इस तरह से होगा। इसका इनलेट ऐसे, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, इनलेट इधर से होगा और आउटलेट इधर से होगा, तभी तो कंप्रेस होगा ये। हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम पे, हाई वॉल्यूम इनलेट पे और लो वॉल्यूम आउटलेट पे कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग दो डायग्राम बनाएंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पहला क्या है, फर्स्ट इज 1 to 2। 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक। बताइए क्या है आइसेंट्रोपिक, क्या हो रहा है इसमें, 1 से 2 में कौन है बीच में, कंप्रेशन। कंप्रेशर। तो क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। सेकेंड 2 to 3, बताइए, इसको मैं सिर्फ लिख रहा हूं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, फेस चेंज प्रोसेस है कि नहीं है, है। वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पे बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, वो क्या, कौन सा प्रोसेस है ये, बताओ। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, उसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर का वेपर एयर में था, मतलब वो एज अ मॉइस्चर काम कर रहा था, वेपर था वो, लेकिन जैसे ही कोल्ड रीजन में आया, वो अपना फेस चेंज कर लिया, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कंडेंसेशन इज ऑल्सो द फेस चेंज प्रोसेस, दैट इज वाई द मोस्ट ऑफ द टाइम ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, मतलब आइसोबैरिक, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, थर्ड इज 3 to 4। यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा आप देखेंगे, ये है आइसेंथैल्पिक, एंथैल्पी कांस्टेंट है यहाँ पे, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। इसका नाम और भी आता है, इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। एंड द फोर्थ वन इज 4 to 1 में कौन है, बताइए 4 to 1 में कौन है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट पहले से लिक्विड के फॉर्म में था, जैसे उसने एप्पल का, मतलब जिस चीज को वो ठंडा करने जा रहा है उससे हीट लिया, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या रहेगा, मोस्टली कांस्टेंट। सो दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन, and ideally this evaporation process is constant pressure process, that is isobaric। तो मैं वैसे लिख रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। समझ में आ रहा है सबको। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे कि 1 to 2 क्या है, 2 to 3 क्या है। तो एक बार नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी है आप देख लीजिए। पहला 1 से 2 क्या है, 2 to 3 क्या है, 3 to 4 क्या है, 4 to 1 क्या है। ये 4 मार्क्स में एग्जाम में आ चुका है पहले ही कि व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ VCRS, thermodynamic process of VCRS, explain the thermodynamic, all the thermodynamic processes used in VCRS। एंड 2 मार्क्स में आ चुका है कि TS डायग्राम बनाइए VCRS का, या फिर PS डायग्राम बनाइए VCRS का। तो मैं दोनों को
एक को पहले ऊपर बनाऊंगा, उसके जस्ट नीचे पीएच डायग्राम बनाऊंगा, पहले टीएस देन पीएच। नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? बोलो बोलो, ये कन्वर्सेशन होना चाहिए क्लास में। यस सर, नोट कर लिया। नोट कर लिया? यस सर। चलिए, तो मैं पहले टीएस डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो इधर है टेम्परेचर और इधर है एंट्रोपी, ठीक। और एक होता है यहाँ पे एक डोम शेप का, डोम शेप बनता है। ये डोम शेप क्या है कि इस साइड में अगर कोई स्टेट बताया जा रहा है रेफ्रिजरेंट का, रेफ्रिजरेंट मतलब हमारा सिस्टम कौन है? रेफ्रिजरेंट। किसके प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की बात की जा रही है? रेफ्रिजरेंट की। कल हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो वो अगर इस साइड में है तो वो है लिक्विड के फॉर्म में, और इस साइड में है तो वेपर के फॉर्म में। तो बीच में क्या होगा? वो डोम, इसको बोलते हैं डोम। अभी डोम एक रीजन को कैटेगराइज करता है कि लेफ्ट साइड में इसका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, राइट साइड में ये वेपर के फॉर्म में होगा, तो बीच में क्या होगा? लिक्विड प्लस वेपर। क्या हम बॉइलिंग करते हैं तो एक ही पॉइंट पे आते ही क्या सारे वाटर वेपर में बदल जाते हैं? No, sir. मिक्सर होता है ना लिक्विड का और वेपर का, Yes, देखते sir. हो बुलबुले दिखते हो उसमें, बुलबुले, तो मिक्स रहता है वो, ठीक है। तो वो कंडीशन है लिक्विड प्लस वेपर वाला, ठीक। अब मैं एक बार फिर से ये वाला जो डायग्राम है इसको मैं फिर से लेके आ रहा हूँ, इसको इसके बगल में रख लेते हैं। इस डायग्राम के साथ ही चलेंगे हम लोग, ठीक। तो पहला पॉइंट देखिए आप लोग, क्या है पहला? फर्स्ट इज हियर, यहाँ पर है फर्स्ट। तो फर्स्ट से स्टार्ट होते ही क्या है? सबसे पहले क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन में मैंने क्या बोला था? प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? Increase. इंक्रीज। एंड वन दो और चीज़ें बना दूं मैं इसमें कि अगर टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम अगर है तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइनें ऐसे होंगी, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइनें हैं। इस लाइन पे अगर रहोगे आप तो प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो एक लाइन ये हो गया, एक ये हायर प्रेशर पे, और एक हो गया लोअर प्रेशर पे, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट 1 पर हूँ, सबसे पहले मैं पॉइंट 1 पर हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं तो कंप्रेशर आ गया 1 के बाद, तो कंप्रेशर होने से क्या हो गया? टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा? बताइए। प्रेशर बढ़ और जाएगा. टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। और ये प्रोसेस है कौन सा? आइसेंट्रोपिक, मतलब एंट्रोपी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो मैं क्या वर्टिकली चलूं तो सही रहेगा? Yes, sir. ठीक है, यहां से मैं वर्टिकली ऊपर जाऊंगा, ठीक है। अब बताओ, जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर के फॉर्म में है या लिक्विड के फॉर्म में है? Sir, vapor. वेपर के है, राइट साइड में है वो, ठीक है। तो वेपर में है तो अभी उसको तो पहले उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा कंडेंसेशन से, फिर उसका टेम्परेचर, फिर उसका फेस चेंज होगा, उसके बाद उसका फेस चेंज होगा, और वो चीज़ किस में होती है? कंडेंसेशन में। वेप ये आ गया सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड से थर्ड में क्या है? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कुछ ऐसा होगा, यहाँ से वापस आया उसी प्रेशर पे, प्रेशर तो कांस्टेंट बट टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है थोड़ा सा, देखिए आप देख रहे हैं आप लोग, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 2 टू दिस पॉइंट, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ बट प्रेशर क्या कांस्टेंट है या नहीं है? यस मैंने बोला ना सर। ये Yes, कांस्टेंट sir. लाइन है, ग्रीन वाली ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है।
तो अभी उसी लाइन पर है, तो प्रेशर तो बढ़ा दिया था कंप्रेशन ने, लेकिन अभी भी कंप्रेशन में सॉरी कंडेंसेशन में प्रेशर कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कम हुआ है, थोड़े टाइम के लिए कम हुआ है। बट नाउ द टेम्परेचर विल ऑल्सो बी कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज चेंज। ये अब वापस वेपर में था, अब ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, राइट साइड में जाएगा और ये आ जाएगा इस पॉइंट पे 2 to 3। तो 3 पॉइंट पे आते ही ये ऑलमोस्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट इज थर्ड 3 to 4 क्या है? आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो उस केस में लेकिन हमें एंथैल्पी का तो यहाँ पे लाइन कुछ है नहीं। ठीक, तो एंथैल्पी के लिए लाइन जो यहाँ पर बनेगी ये कर्व्ड बनेगी ऐसे। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है, और प्रेशर के डिक्रीज होने से टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज कर देता है रेफ्रिजरेंट, जिसकी वजह से वो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी से डिक्रीज हो जाता है। तो 3 to 4 इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों डिक्रीज हो गया। आप देख पा रहे हो प्रेशर कम हो गया, हाई टू लो, अपर ग्रीन लाइन से लोअर ग्रीन लाइन पे वापस आ गया है। और अब 4 to 1 क्या होने वाला है? इवेपोरेशन। क्या ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है या नहीं? बताइए। Yes, sir. और Constant. कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो रहा है। देखिए आप एक ही ग्रीन लाइन पे है, एल पे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इन्हीं दो प्रेशर लाइन के बीच में हमारा पूरा रेफ्रिजरेटर काम करता है। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, एक कम प्रेशर और एक ज़्यादा प्रेशर, इसी के बीच में काम करता है। ठीक है, अब ये तो हमने बना दिया टीएस डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ पीएच डायग्राम, प्रेशर एंड एंथैल्पी डायग्राम। और इस साइड में हो गया एच। यहाँ पे जो डोम बनता है उसका शेप थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ये डोम ऐसे कुछ होता है, वापस ऐसे आता है। तो पहला पॉइंट तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब 1 to 2 क्या हो रहा है? अब ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन सीधी होगी कि नहीं होगी? हॉरिजॉन्टल ओनली, Yes, क्योंकि sir. प्रेशर है, वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर है। तो एक हायर और एक लोअर, ये लोअर प्रेशर, ये हायर प्रेशर। ठीक है, तो अब बताइए जरा आप लोग कि 1 to 2 आइसेंट्रोपिक है, लेकिन इसमें ना ही वाई एक्सिस एस है ना ही एक्स एक्सिस एस है। तो यहाँ पर जो चलता है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन ऐसे चलेगा यहाँ तक, 1 to 2। ये हो गया हमारा, प्रेशर भी बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, जो हमको टीएस डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद 1 to 2 3, बताओ प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल चलेगा Yes, ऐसे। sir. ठीक है, 3। उसके बाद 3 to 4, 3 to 4 आइसेंथैल्पिक है, तो वर्टिकल होगा या नहीं होगा? 3 to 4 एंड वापस 4 to 1। सो दिस इज द पीएच डायग्राम फॉर द वीसीआरएस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम, और चारों प्रोसेस भी याद रखेंगे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस अगर 10 मार्क्स में आ जाता है तो आप ये सब कुछ, ये वाला डायग्राम, फ्रिज वाला डायग्राम, और 4 प्रोसेस, 4 कंपोनेंट, ये सारे आप लोग लिख के लाओगे। ठीक है, और भी अगर आपके पास टाइम है और काफ़ी पेजेस बचे हुए हैं तो आप इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को भी लिख सकते हो। जो आज का लेक्चर है वो पूरा 10 मार्क्स में आप लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे चलते हैं जल्दी से। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ एफिशिएंसी, और वी कैन से इट इज़ द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। बेटर यही होगा, परफॉर्मेंस आप यूज़ करें, क्योंकि सीओपी का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर्मूला क्या है इसका? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन बताइए, एनर्जी इनपुट, एनर्जी इनपुट
यहाँ पे हमारे पास कई सारे, यहाँ पे हमने हीट को बाहर निकाल रहे हैं। बताओ, कंडेंसर से हीट बाहर निकल रहा है, क्यू आउट इज क्यू सी। और यहाँ पे वर्क इनपुट हुआ है, इसको बोलेंगे डब्ल्यू सी, कंप्रेशर में वर्क आप इनपुट कर रहे हो। और यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, किसको? रेफ्रिजरेंट को। कहाँ से? कौन बताएगा कहाँ से आ रहा है ये हीट? एनीवन? इसको हीट कहाँ से मिला? तो फ्रिज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इससे। हाँ, फ्रिज के अंदर जो कुछ भी आपने ठंडा करने के लिए रखा है, उसका हीट हमने खींच लिया है किसकी तरफ? इवेपोरेटर में रखे हुए रेफ्रिजरेंट की तरफ। तो हीट यहाँ पे मिला है। तो सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमने इसमें हीट दिया, कौन सा? क्यूई। उसके बाद इसमें से हीट निकाला, क्यूसी, कंडेंसर। और इसमें वर्क किया हमने, डब्ल्यू सी। अब ये सी जो लिखा हुआ है ये कंप्रेशर है, ठीक है। तो और ये कंडेंसर का हीट है जो बाहर निकल रहा है। ये बताइए इसमें डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा है? क्या हम चाहते हैं कि जो एप्पल का हीट चला जाए अंदर, रेफ्रिजरेंट पे चला जाए। सो द डिजायर्ड इफेक्ट इज क्यू ई। एंड एनर्जी इनपुट इज, कौन सा एनर्जी देना पड़ रहा है इस काम के लिए? क्यू ई अपॉन वर्क ऑफ द कंप्रेशर। ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। in the form of temperature it is T अपॉन। अब आप यहाँ से अगर आप थर्मोडायनेमिक्स लॉ लगाओगे तो एनर्जी अंदर जाने वाली कौन कौन सी हैं? क्यू ई प्लस डब्ल्यू सी ओ एम पी इक्वल्स टू क्यू सी, ठीक है। तो डब्ल्यू सी ओ एम पी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? क्यू सी माइनस क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ कंप्रेशर मतलब वर्क बाय द कंप्रेशर, ये कितना है? क्यू सी अपॉन क्यू सी माइनस क्यू ई। तो इसको टेम्परेचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू टी अपॉन टी सी माइनस टी। तो ये भी फॉर्मूला है हमारा सी ओ पी का। तो इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं फॉर द कैलकुलेशन, फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हायर सीओपी का मतलब है जो सिस्टम है उस बहुत ही हाई एफिशिएंसी वाला है। सीओपी डिपेंड्स अपॉन इवेपोरेटर एंड कंडेंसर टेम्परेचर। देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है? बोलो। नहीं, सर ये वो बोलो भाई। कंडेंसर टेम्परेचर पर। ठीक है। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट किस क्वालिटी का है? अच्छी क्वालिटी का है तो सारा सब कुछ एफिशिएंट रहेगा। कंप्रेसर की एफिशिएंसी, कंप्रेसर का वर्क, कंप्रेसर पता चला आपने लिया तो है इस पे 100 किलोवाट का, लेकिन इसको 150 किलोवाट का वर्क करना पड़ रहा है। कंप्रेसर का वर्क अगर ज़्यादा होगा तो सीओपी क्या हो जाएगा? कम। कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई पावर वाला कंप्रेसर हम लाए हैं तो उसका सीओपी ज़्यादा होगा, नहीं। अगर लाए तो हो ज़्यादा पावर वाला, लेकिन वो यूज़ कितना कर रहा है कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, कितना पावर यूज़ कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्टिकुलर लेक्चर, दिस पर्टिकुलर लेक्चर U3L2। अभी किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दो आप, किसी को भी डाउट है तो बताइए। मैं अटेंडेंस बहुत ही प्रॉपरली ले रहा हूँ इस पर सब कुछ, कि कितने बजे आपने ज्वाइन किया और कितने बजे आप एग्जिट आउट हुए। क्लियर? यस सर। नोट्स मिल Yes, गया sir. था आपको? सबको मिल गया था नोट्स कल का? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो लेक्चर इस यूनिट का बचा हुआ है, उसको देखेंगे हम लोग। किसी एक पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लास, कल भी क्लास है हमारी एक, उस क्लास में करेंगे, और एक और ऑनलाइन क्लास लेंगे हम लोग। तो ये यूनिट भी काफ़ी अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है। अगर आप प्रिंट आउट निकालते हो नोट्स का तो भी अच्छा है, आप लिखते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन वही है, राइटिंग स्किल स्टूडेंट्स की काफ़ी बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है, लिखना ही नहीं चाहते हैं, और एग्ज़ाम में तो लिखना ही पड़ेगा।
तो प्लीज़ जैसे ही मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ आज के टाइम पे, मैं ज़्यादा नहीं लिया मैंने अभी, ये क्लास 20 मिनट अभी बचा हुआ है, तो आप कोशिश करेंगे, ये लेक्चर मैं अभी तुरंत के तुरंत अभी शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।